हेलो फ्रेंड, महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर देते समय कुछ तकनीकी कठिनाई आ जाने के कारण हमने ये वीडियो बीच में ही बंद हो गया। वो 14 क्वेश्चन ही करा पाए थे। आगे हम 15वां क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करते जो नए वीडियो में है। पहला वीडियो पार्ट 1 के रूप में रहेगा, दूसरा वीडियो जो पार्ट 2 के रूप में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या। क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वहाँ प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है, लेकिन जनता डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है। उस निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या होती है 538। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ चुका है और इस बात को ध्यान रखिएगा। जो निर्वाचक मंडल बनता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, जो निर्वाचक मंडल बनता है उसकी संख्या 538 है। ध्यान रखिएगा, 538। तीसरी बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने का निषेध किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया गया? अमेरिका में ये पता है कि अमेरिका का जो संविधान है वह 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति के लिए निश्चित किया गया कि एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरे बार नहीं बन सकता। यह जो है 22वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, स्पष्ट किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियां करता है तो उसकी पुष्टि जो है वहाँ की दूसरी जो उच्च सदन है सीनेट वही करती है। अमेरिकी की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है, उसमें दो सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो ये सीनेट ही महत्वपूर्ण है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की क्या करता है, पुष्टि करता है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचक मंडल में बहुमत नहीं मिलता है? अभी हम लोगों ने देखा कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। उस निर्वाचक मंडल में 538 सदस्य होते हैं। यदि मान लीजिए 538 सदस्यों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत जब नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ये बात तय कौन करेगा? तो वहाँ की जो संसद की एक प्रतिनिधि सभा है यही तय करेगी कि कौन सा व्यक्ति जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। ऊपर के 3 व्यक्तियों को रख के उन 3 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का चयन जो है प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाएगा जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तब। ठीक, सात ना और 1 हाँ पर चलेगी 1 हाँ की। यह कथन राष्ट्रपति अब्राहम ने किसके बारे में कहा? तो ये बातें जो है ये कथन है जो अब्राहम लिंकन ने जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब थे तो उन्होंने मंत्रिमंडल के संदर्भ में ये कथन कहा था। बिल्कुल स्टेटमेंट है, इसको याद रखे रहना, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो ये मंत्रिमंडल के संदर्भ में इन्होंने कहा था ये बात। कौन सा वक्तव्य अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता बतलाता है? कौन सा वक्तव्य अमेरिकी मंत्रिमंडल की विशेषता बतलाता है? तो अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है? नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल संसदीय शासन व्यवस्था में होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह होता है कि यदि कोई एक मंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य कोई ऐसा कानून लाता है जिसमें उसके निम्न सदन में उसकी कोई बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह यदि उस मंत्री के प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सामूहिक पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो एक के चलते सारे के सारे त्याग देते हैं, इसलिए इसको सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। लेकिन अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है, ये भी नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमंडल के परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
चूंकि जो मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक कार्यपालिका नहीं होता, वास्तविक कार्यपालिका अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता है और राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। जिस व्यक्ति को चाहे जैसे भी चाहे वह उसका निर्माण करता है। इसलिए मंत्रिमंडल द्वारा जो भी परामर्श और सलाह दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानना ना मानना राष्ट्रपति के विवेक और इच्छा पर निर्भर करता है। तो यही बात जो है वहाँ के मंत्रिमंडल के संदर्भ में सत्य है। यह कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल जो अमेरिका की है वह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कौन, जितना कि राष्ट्रपति। अमेरिकी संविधान सभा के अध्यक्ष, जब अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बन रहा था तो उस समय अमेरिकी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अमेरिका के संविधान सभा के अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे। इस बात को ध्यान रखना है कि जॉर्ज वाशिंगटन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जैसे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसी तरह अमेरिका में बनने वाला जो संविधान था उसका संविधान सभा के अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया किस सम्मेलन में किया गया? तो अमेरिकी संविधान का निर्माण जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही कुल कितने राज्य सम्मिलित थे? तो 13 राज्य सम्मिलित होकर फिलाडेल्फिया सम्मेलन किए और अमेरिका के संविधान का निर्माण किए। अमेरिका में दास्ता का निषेध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में दास्ता का निषेध किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? देखिए, अमेरिका की जो गृह क्रांति थी वह दास्ता के विरुद्ध लोगों की आवाज़ थी और इसी पे, क्योंकि जो दास प्रथा थी वहाँ की कानूनन और वहाँ की देश के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, तो वहाँ के लोगों ने दास्ता के विरुद्ध एक गृह युद्ध किया। इस गृह युद्ध के कारण दास्ता का अंत किया गया और इसको जो है 13वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में क्या किया गया? बिल्कुल अमान्य कर दिया गया, अविधि कर दिया गया, गैर मतलब क्या कहते हैं, कानूनन दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो अमेरिकी संविधान में अब तक जो है 27 संशोधन हुए हैं। अमेरिकी संविधान में अब तक जो है 27 संशोधन हुए हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं और 27 संशोधन अब तक हो चुके हैं। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता, अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता, तो अमेरिकी संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वह है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन हम लोग जान चुके हैं और न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय को सबसे ज़्यादा है। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उतनी असीमित नहीं है, उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना कि अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालयों को मिला हुआ है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो अमेरिका में है वह उसको विशिष्टता प्रदान करता है। जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसी तरह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का जो सिद्धांत है वह अमेरिका के संविधान को विशिष्टता प्रदान करता है। इन 25 प्रश्नों के साथ हमारा प्रश्न उत्तर देने का क्रम समाप्त होता है। इस वीडियो में, एक ही वीडियो में 25 क्वेश्चन थे, लेकिन बीच में तकनीकी परेशानी आने के कारण 14 प्रश्नों का एक बार वीडियो बना और फिर जो है 11 प्रश्नों का वीडियो दोबारा बना है। और आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पूरा का पूरा वीडियो, पूरे क्वेश्चन का वीडियो एक ही में बने। धन्यवाद।